वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एस पॉइंट। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखेंगे और आज से हम शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस को। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu इंडिकेट्स। अच्छा देखो, H प्लस से H2 इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है SRP जो होता है वो क्या होता है 0 वोल्ट्स। ठीक है, Cu2 प्लस से Cu का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है पॉजिटिव, यानी कि इससे ज्यादा है। यानी कि भाई Cu2 प्लस तो Cu में रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कॉम्पिटिशन होगा Cu2 प्लस और H प्लस में तो कौन सबसे पहले भाग के रिड्यूस हो जाएगा? Cu2 प्लस। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है H प्लस से ज्यादा है। तो यहां पर Cu2 प्लस कहां जाना चाहता है Cu में। तो Cu2 प्लस क्या हुआ? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। किससे? H प्लस से। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। दिस कपल इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन H प्लस। ठीक है, अब और कोई ऑप्शन भी बनता है क्या? वो कह रहा है Cu कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, यानी कि Cu तो अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो, जैसे नॉर्मल हमने 9th में क्या पढ़ा, जिंक तो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है ZnCl2 प्लस H2। ये वाली रिएक्शन हमें मिल जाती है, हाँ है ना। पर Cu प्लस HCl ये वाली रिएक्शन हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पर Cu को Cl2 बनाना पड़ेगा और साथ में H2 मिलेगा, यानी कि कॉपर H प्लस के सामने ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो कौन से दो ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है E0 सेल फॉर सम हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ दीस मार्क द करेक्ट आंसर। ओके जी, कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। अच्छा ध्यान रखना, कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है? कैटायन। कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है? कैटायन। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कैटायन क्या कौन कौन है? H प्लस है। तो H प्लस ही क्या होगा? रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा? H2। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या है? एकदम सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ना 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 ना, कॉन्सेंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड लें तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में तो देखो कौन ऑक्सीडाइज होता है? SO4 याद रखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ना SO4 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो माना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि SO4 का, अच्छा क्वेश्चन में ना ये जो यहाँ पर जो पोटेंशियल गिवन है ये है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? -1.96 वोल्ट्स। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा वाटर का? -1.23 वोल्ट्स, है ना। तो पोटेंशियल के हिसाब से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से नो डाउट वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, है ना, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। पर क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो प्रोसेस है और SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बहुत ज्यादा होगा, तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में किसकी ऑक्सीडेशन मिलेगी? SO4 की। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ये सही बात है, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ना सिर्फ है ही वाटर। समझ रहे हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ही है हमारे पास, बहुत सारा वाटर है, सल्फेट आयंस तो बहुत कम है, तो मेजरली तुम्हें क्या मिलेगा? वाटर ही ऑक्सीडाइज मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला देखें, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड SO4 विल आयन। अगर ऑप्शन सी सही हो गया तो ऑप्शन डी तो अपने आप ही गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है E0 सेल डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम और E0 सेल को रिलेट करना है। ओह ये तो बहुत आसान है, हमने करा हुआ है। क्या होता है? डेल्टा G0 किसके बराबर होता है? -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये log KC लिख लो, इन्होंने KC लिखा हुआ है, हम भी KC लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें पता है डेल्टा G0 किसके बराबर होता है? -NFE0 सेल। तो दोनों इक्वेशन को मिला के क्या बना? 2.303 RT log KC बराबर होगा NFE0 सेल के। अब डैनियल सेल में याद करो n की वैल्यू कितनी होती थी? 2। तो 2.303 RT log KC बाय 2F, इस NF को इधर लिया किसके बराबर हो जाएगा? E0 सेल के।
और ई नॉट सेल कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट्स। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा और क्या दिया हुआ है, लॉग केसी की वैल्यू 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059 करके देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको कर देते हैं साइड क्योंकि इसका काम हो चुका है। ओ सी रह गया। चलो अब नेक्स्ट लॉग केसी की वैल्यू, तो यहीं से निकालते हैं। लॉग केसी बराबर होगा 1.1 टाइम्स 2f डिवाइडेड बाय 2.303 RT। अब हम इस 2f को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1.1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2.303 RT बाय f, और इसकी वैल्यू हमें पता है 0.059 होती है। तो लॉग केसी किसके बराबर आ गया, 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059, यानी कि कौन सा ऑप्शन बना, सी। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर, कितने ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे बिल्कुल डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल डिपेंड करता है, जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। पावर ऑफ एसी सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इन पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हुआ, 21 का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेक्स्ट लैम्डा नॉट MH2O, H2O भी ध्यान रखो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट M की वैल्यू हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, कोलोरॉश लॉ की हेल्प से। और कोलोरॉश लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट M कैलकुलेट करवाने में हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करके। तो बेसिकली हमें H2O में कौन कौन से आयंस चाहिए, H+ आयंस चाहिए और OH- आयंस चाहिए। ठीक है, अब H+ आयंस और OH- आयंस कहां से आएंगे, HCl से आ सकता है H+, बिल्कुल आ सकता है। OH- NaOH से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पर HCl के साथ साथ Cl- भी आ गया और NaOH के साथ साथ Na+ भी आ गया, तो NaCl- करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन सही है। HCl क्या देगा H+, NaOH क्या देगा OH-, और पर इनके साथ साथ कौन आ जाएंगे Na+ और Cl-, तो वो हटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन बी देखें, HNO3 से H+ मिल जाएगा, NaNO3 से OH- तो नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी HNO3 से H+ मिल जाएगा, NaOH से OH- मिल जाएगा, और यहां पर NO3- एक्स्ट्रा आ जाएगा और NaOH से Na+, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है ना। ऑप्शन डी में NH4OH दे रखा है, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो नहीं यूज कर सकते, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये तो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन में पार्ट लेगा कौन, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास Cu2+ आयंस है, H+ आयंस है, OH- आयंस है, और साथ ही साथ सल्फेट आयंस है ना। तो इनमें से पार्ट कौन लेगा, कॉपर आयंस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, क्या बनाएंगे कॉपर सॉलिड। कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएंगे और क्या बनाएंगे कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है रिडक्शन। ठीक है, अब H+ का तो हमें पता है कितना होता है, H+ से अगर हाफ H2 बनेगा तो इसका E0 वैल्यू तो 0 वोल्ट होती है, और कॉपर की इससे ज्यादा होती है, कॉपर की E0 रिडक्शन लेंगे तो कुछ पॉजिटिव आती है, तो रिड्यूस कौन होगा कॉपर। ऐसे ही ऑक्सीडाइज कौन होता है यहाँ पर OH-, OH- की क्या होगी ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एट एनोड, ध्यान रखना, और कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब हम कौन से इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कॉपर खुद ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ही रिड्यूस हो जाएगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन किसकी होगी, कॉपर की। कॉपर क्या बनाएगा Cu2+ एक्वस आयंस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और कैथोड पर रिडक्शन किसकी होगी, वो भी कॉपर 2+ आयंस की होगी। क्या बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे कॉपर सॉलिड, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड। ठीक है, डिसॉल्व का मतलब कॉपर सॉलिड था वो धीरे धीरे एक्वस साइंस में कन्वर्ट होने लग गया है ना, तो जो सॉलिड था वो धीरे धीरे मेल्ट नहीं, धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग गया, ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल टू, अच्छा देखो कापा जो होता है वो होता है G इंटू जी स्टार। जी क्या है कंडक्टेंस, जी स्टार क्या है सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को कैसे लिख सकते हो 1/r इंटू जी स्टार। तो कापा किसके बराबर हो गया G इंटू जी स्टार, यानी कि ऑप्शन बी तो हो गया। और कापा किसके बराबर हो गया, इसको कैसे लिख सकते हो, जी स्टार को कैसे लिख सकते हो लेंथ अपॉन एरिया, क्योंकि ये क्या है सेल कांस्टेंट है ना। तो कापा किसके बराबर हो गया 1/r इंटू L/A, यानी कि ऑप्शन ए भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक मोल आयंस की कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कुछ मर्जी हो, हमें कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है, एक मोल आयंस की, तो इस पर डिपेंड तो नहीं करेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन बिल्कुल डिपेंड करेगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा अपॉन मोलारिटी, इनफैक्ट कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। बस यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना होता है। खैर अभी हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, मोलारिटी पे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये भी है। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स कोई मतलब नहीं है, एक मोल आयंस होने चाहिए, वो कितने मर्जी सरफेस एरिया में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर द गिवन सेल Mg इज कैथोड बताना है क्या होना। तो ये तो हमें पता है, लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं हम, एनोड को लिखते हैं, और राइट साइड किसको लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं। और ये जो बीच में दो डंडियां सी हैं, ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है सॉल्ट ब्रिज। तो Mg कैथोड है ना, कॉपर कैथोड है बिल्कुल। सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही है। कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो Cu ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, वरना आपका और मेरा केमिकल बॉन्ड वीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।